चैप्टर 3 वहीं से स्टार्ट होता है जहां चैप्टर 2 खत्म हुआ था। इल्हान बोलता है, कुछ ही देर में एक अजीब ठंडी एनर्जी धीरे धीरे फैलने लगी। उस पल मेरे बगल में छोटा चीता खड़ा था, लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया था। वो अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे नहीं पता था कि लिसा और मैं पहले ही उसे लॉक कर चुके हैं और इनविजिबिलिटी स्टेट में मेरे पैसिव ने हर एक को 10% डैमेज बोनस दे दिया। अगले ही पल मैंने अचानक हारपून फेंका। स्पीड से उड़ता हुआ हारपून सीधा वार करने की इच्छा लेकर आया और फिर उसने छोटे चीता के शरीर को जोरदार तरीके से हिट किया। इस अचानक अटैक ने चीता को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन असली दर्द तो अभी बाकी था। मेरे हमलों में एक्स्ट्रा डैमेज था, लेकिन फिर भी हारपून ने चीता के शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा ही छेदा। लकीली उसकी डिफेंस और अटैक बहुत स्ट्रांग नहीं थे, वरना असर बहुत कम हो जाता। दर्द से तड़पते हुए चीता अब गुस्से में मुझे घूरने लगा। लिसा ने तुरंत मुझे वार्न किया और मैंने तुरंत रिएक्ट किया। तभी मॉन्स्टर का अटैक मेरी ओर मुड़ा। उसकी स्पीड अनबिलीवेबल थी, लेकिन मैं किसी तरह इस वार से बच गया। जैसे ही चीता पीछा करने की तैयारी करने लगा, मेरे फेंके गए हारपून ने आखिरकार अपना असली काम करना शुरू किया। चीता को महसूस हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि पीछे से हारपून की रोप ने उसे जकड़ रखा था। उसके शरीर में फंसे बार्ब्स उसे और भी दर्द दे रहे थे। रोप मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अब मुझे बस यही करना था कि बचे हुए हारपून से उस पर लगातार अटैक करता रहूं और ये बैटल लगभग जीत ली जाएगी। अगले ही पल मैंने तुरंत दूसरा हारपून उठाया। चीता के दर्द से डिस्ट्रैक्ट होने का फायदा उठाते हुए मैंने अचानक उसे भी फेंक दिया और यह हारपून भी चीता के फ्लैश को चीर गया। उसकी टेरिफाइंग चीख सुनकर मेरा मन हुआ कि सारे हारपून इस्तेमाल करके इसे खत्म कर दूं, लेकिन तभी मुझे क्राइसिस का एहसास हुआ। वो दर्द झेलकर भी मुझ पर टूट पड़ा। मैंने दोनों हाथ उठाकर इस अटैक को ब्लॉक किया। एक पल में मेरे ग्लव्स टूटकर चकनाचूर हो गए। इस जबरदस्त इम्पैक्ट ने मुझे कई मीटर पीछे धकेल दिया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उन ग्लव्स में लगी मेरी बनाई स्पेशल बोन ब्लेड अब टुकड़ों में बिखर गई थी। हालांकि मेरी आर्म सेफ थी, अब उन्हें बाद में रिपेयर करना होगा। ये देखकर लिसा भी शॉक्ड रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ग्लव्स सच में काम करेंगे। तभी चीता ने अपने पंजे घुमाए और उनसे निकला एक शार्प एनर्जी ब्लड ब्लेड। मैं तुरंत जंप करके उस अटैक से दूर हो गया, लेकिन ब्लड ब्लेड की डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर मैं और लिसा दोनों दंग रह गए। होश में आते ही लिसा बोली कि यही उसकी एबिलिटी है। उसका यह अटैक मुझे भी सरप्राइज कर गया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इसके पास लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी होगी, लेकिन यही तो लेवल 3 वाले मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ होती है। अब चीता की मूवमेंट में थोड़ी स्लोनेस साफ दिखाई दे रही थी। लगातार वायलेंट एक्शन से उसके घावों से ब्लीडिंग हो रही थी। जितना वो स्ट्रगल करता, उतनी ही उसकी चोटें और बढ़ रही थीं। लग रहा था कि छोटा चीता अब हालात समझ चुका था। अगले ही पल उसने अपने मुंह से हारपून की रोप काट डाली। ये देखकर लिसा ने तुरंत मुझे वार्न किया कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो वो सारी रस्सियां तोड़ देगा। मैंने जल्दी से आयरन पोस्ट उठाया और हारपून को ग्राउंड में फिक्स कर दिया। पहले तो मैं सोचता था कि मॉन्स्टर्स में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन अब साफ था कि जब ये हायर लेवल तक पहुंचते हैं तो स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों में बहुत सुधार हो जाता है। मैंने फिर हारपून उठाया, तैयार कि उसकी मूवमेंट को ब्लॉक कर सकूं। छोटे चीता ने भी बिना हिचक दूसरा ब्लड ब्लेड छोड़ा, लेकिन मैं फिर भी उससे बच निकला। फिर मैंने पूरी फोर्स से हारपून फेंका। इस बार मेरा टारगेट था उसका पंजा। उसके शरीर में पहले से ही 3 हारपून धंसे हुए थे और अब पंजे में फंसा हारपून उसे अटैक करने से रोक रहा था। चीता पागलों की तरह चीख उठा। लिसा ने मेरे थ्रोइंग स्किल की प्रेज की। उसकी यह रेयर प्रशंसा सुनकर मैं खुश हो गया, लेकिन अभी भी लापरवाह नहीं हो सकता था। छोटे चीता को इतनी आसानी से मारना पॉसिबल नहीं था। तभी पीछे से लाउड नॉइज आई। वो थी एम्प्रेस कांगमिरे। वह अब अपने सोल्जर्स के साथ पहुंच चुकी थी। सामने जूझते मॉन्स्टर को देखकर उसने तुरंत अटैक शुरू किया। उसकी हथेलियों में इलेक्ट्रिक एनर्जी चमकने लगी। उसने पूरी स्ट्रेंथ से अपनी पावर रिलीज की। इस बार की बिजली पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। उसका वार छोटे चीता पर बहुत हैवी पड़ा और अब उनकी कार भी आकर मेरे सामने रुकी। कार से उतरकर एम्प्रेस ने सरप्राइज होकर देखा कि मैंने वाकई मॉन्स्टर को कैप्चर कर रखा है। उसके आने से मैं बेहद एक्साइटेड हो गया। वो बिल्कुल राइट टाइम पर आई थी। मैंने तुरंत उसके साथ स्ट्रेटेजी पर डिस्कस किया। मेरी प्लान थी कि एम्प्रेस इलेक्ट्रिक अटैक करके मेरे वॉर का साथ दे। एम्प्रेस की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती जा रही थी। साफ था कि उसकी असली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही तो बेस्ट था। जितनी वो स्ट्रांग होगी, शिकार उतना ही ईजी होगा। चीता ने उसके अटैक का सामना किया, लेकिन अब उसका शेक करता बॉडी उसकी वीकनेस दिखा रहा था और अब असली हंटिंग बैटल शुरू हो चुकी थी। मैंने फिर से हारपून पोस्ट को ग्राउंड में ठोक दिया। छोटा चीता अभी अभी एम्प्रेस की बिजली से पैरालाइज हुआ था। उसके शरीर में पहले से ही 3 हारपून धंसे हुए थे। अब वो कहीं नहीं जा सकता था। मैंने पूरी फोर्स से अगला हारपून फेंका। इस बार उसका दूसरा पंजा टारगेट बना। छोटा चीता बहुत पावरफुल था। मुझे डर था कि पोस्ट टूट सकते हैं, इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मैंने एम्प्रेस से उसकी कंडीशन पूछी। उसने कहा कि अभी तुरंत बिजली गिरा सकती है, लेकिन अगर 2 मिनट और रुके तो उसका अटैक और भी स्ट्रांग होगा।
मैंने उससे कहा कि 2 मिनट में वार करे, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को उलझाए रखूंगा। चीता लगातार अटैक झेलकर भी खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। लिसा और मैं समझ गए थे कि उसकी स्टेमिना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मैंने फिर हार्पून उठाया और अगले ही पल अटैक किया। चीता दर्द से ग्रोंड करने लगा, लेकिन पंजों में दर्द होने के बावजूद उसने फिर कई ब्लड ब्लेड छोड़े। मुझे लगा उसका टारगेट मैं हूँ, लेकिन उन अटैक्स ने आसपास की बिल्डिंग्स और ग्राउंड को हिट किया। जैसे ही मैं सोच रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तभी ग्राउंड स्ट्रांगली शेक करने लगी। ये उसकी दूसरी एबिलिटी थी, मिनरलाइजेशन। ये देखकर एम्प्रेस ने उसकी पावर रोकने की तैयारी की, लेकिन छोटे चीता ने तुरंत इलेक्ट्रिक फोर्स को भांप लिया और कार पर पागलों की तरह टूट पड़ा। उसके अटैक इतने वायलेंट थे कि एम्प्रेस ब्लॉक हो गई और वो चीता को टारगेट नहीं बना सकी। फिर चीता और भी क्रूर हो गया। उसने जबरदस्ती अपना पैर हार्पून से खींच लिया, चाहे उसका शरीर फट क्यों न जाए। उसकी इस रूथलेसनेस ने मुझे हिला दिया, लेकिन मेरी किल करने की चाह और भी स्ट्रांग हो गई। अब उसका पैर फ्री हो चुका था, लेकिन मुझे एम्प्रेस की बिजली से उसके पैरालाइज होने का इंतजार करना था। मैं तुरंत एम्प्रेस की कार की रूह पर कूद गया और पूछा कि क्या उसके पास कोई और हथियार है। तभी पास खड़े सोल्जर ने गन निकालकर पूछा, क्या ये काम करेगी? ये देखकर मैं और एम्प्रेस दोनों साइलेंट हो गए, लेकिन इस टाइम गन बेस्ट ऑप्शन था। मैंने एम्प्रेस से गन मांगी। गन लेकर मैं स्पीड से चीता की ओर भागा। छोटे चीता की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेहद स्ट्रांग थी। उसका पागलपन बता रहा था कि क्लोज कॉम्बैट बहुत रिस्की है। हार्पून को पकड़ने वाले पोस्ट भी अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि उसके मिनरलाइजेशन स्किल ने मिट्टी को ढीला कर दिया था। यही सोचते हुए चीता पहले ही एक पोस्ट से फ्री हो चुका था। रोप अभी भी स्ट्रांग थी, लेकिन बिना हार्पून के टूट नहीं सकती थी। पास खड़ी एम्प्रेस बेचैन नजर आ रही थी, लेकिन उसके पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक में अभी भी 1 मिनट बाकी था। छोटा चीता तेजी से पागल होता जा रहा था और लगातार अपने मिनरलाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर रहा था। मुझे डर था कि ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत हाथ में गन उठा ली। फिर मैंने उस पर एम किया और बुलेट्स की बारिश कर दी। अनएक्सपेक्टेडली मेरी छोड़ी हुई बुलेट्स ने सच में चीता की आईज को इंजर कर दिया। ये मेरे शूटिंग स्किल के मैक्स लेवल पर पहुंचने की वजह से था। कार में एम्प्रेस भी शॉक्ड रह गई। उसे यहाँ तक डाउट हुआ कि मेरी गन एनहांस्ड है, क्योंकि लेवल 3 मॉन्स्टर्स नॉर्मली किसी भी कंडीशन में गन से हंट नहीं होते। वन पॉसिबिलिटी ये थी कि मेरी टेक्निक ने फायर आर्म को उसकी लिमिट से आगे पुश कर दिया था, लेकिन जल्द ही मेरी फायर पावर छोटे चीते को दबा नहीं पाई और मैंने एम्प्रेस को अर्जेंटली बुलाया। उसने तुरंत जवाब दिया, बस 7 सेकंड और मैं पावरफुल लाइटनिंग अटैक लॉन्च कर सकती हूँ। उसी पल छोटा चीता सभी हार्पून से सक्सेसफुली फ्री हो गया, लेकिन मैंने तुरंत गन फेंक दी। फिर एक हार्पून उठाया और चीता पर जोरदार स्ट्राइक मारा। शार्प पेन ने इसे रिस्पॉन्स देने में हेल्पलेस बना दिया और एम्प्रेस का अटैक फाइनली फुल चार्ज हो गया। अगले ही पल बिजली उसकी फिंगर से फट पड़ी और फिर टेरिफाइंग लाइटनिंग चीता के सर पर गिर गई। एक ही पल में मॉन्स्टर पूरी तरह से थंडर में घिर गया। एम्प्रेस लगातार बिजली जनरेट करती रही, लेकिन डाइंग चीता फिर भी एम्प्रेस को मारने की कोशिश कर रहा था। फ्री होने के बाद चीता ने तुरंत अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी एक्टिवेट कर ली। इससे एम्प्रेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहां से अटैक करेगा, लेकिन इससे पहले कि चीता एम्प्रेस पर हिट कर पाता, मैं ऑलरेडी उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। नेक्स्ट मोमेंट मेरे हाथ में हार्पून ने जोरदार तरीके से उसकी स्कल को पियर्स कर दिया। अपनी लास्ट सांस लेते हुए छोटा चीता फाइनली जमीन पर गिर पड़ा। खतरा टल जाने के बाद एम्प्रेस क्यूरियस थी कि मैंने चीता को कैसे डिटेक्ट किया, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया, बल्कि अनगिनत रोप्स का यूज करके चीते को बांध दिया। लिसा को समझ नहीं आया कि मैंने मॉन्स्टर को तुरंत क्यों नहीं मारा। इसे देखकर मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि मैं सब कुछ अकेले नहीं रख सकता था। जब एम्प्रेस आई तो वो मेरे एक्शन से हैरान थी, क्योंकि इस बार मैंने खुद उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था और मैं पूरा एक्सपीरियंस अपने पास नहीं रखना चाहता था। हालांकि ये इनवाइट उसे थोड़ा सडन लगा, लेकिन एम्प्रेस खुशी खुशी मेरी टीम में शामिल हो गई। कुछ टाइम बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि हमने सक्सेसफुली टीम बना ली है। उस पेज को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मेरा फेस अननोन एक्साइटमेंट से भर गया। एम्प्रेस मुझे इतना खुश देखकर कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या ये मेरी फर्स्ट टाइम टीम बनाना था, तो मैं तुरंत काल्म हो गया और एक्सक्यूजेस देने लगा। अब बारी थी इस लेवल 3 मॉन्स्टर को बुचर करने की। डाइंग चीता को देखते हुए मैंने उसे फाइनल गुड बाय दिया, फिर सीधे उसे किल कर दिया। चीता को किल करने से मिला एक्सपीरियंस मुझे सीधा लेवल 36 तक ले गया। सभी एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स बढ़ गए। पास में लीसा मुझे इतने लेवल्स अप होते देखकर संतुष्ट लगी, लेकिन लेवल अप करने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। ये एक बार में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गैन करने के कारण था। पास में एम्प्रेस को भी नौजिया फील हुआ। लीसा ने बताया कि लेवल 3 मॉन्स्टर्स को किल करने से लेवल 2 के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। कंटिन्यूअस लेवलिंग की वजह से साइड इफेक्ट्स ने हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद एम्प्रेस और मैं फाइनली नॉर्मल हो गए। अब लूट डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ गया था। मैं ओरिजिनली इंटैक्ट
इंटैक्ट चीते की स्किन का यूज आर्मर को रीमेक करने के लिए करना चाहता था, लेकिन स्किन अब परफेक्ट इक्विपमेंट नहीं बना सकती थी। हालांकि स्किन लूज होना सैड था, लेकिन अगर मुझे एक मैजिक स्टोन मिल जाए तो वो काफी बड़ा कॉम्पेंसेशन होता। मॉन्स्टर्स की 100% मैजिक स्टोन ड्रॉप रेट नहीं होती और लेवल जितना हाई होता है, स्टोन कंडेंस होने की प्रायिकता उतनी ही कम होती है। चीते की स्किन काटने के बाद मैं अंदर पहुंचा और सर्च करने लगा। कुछ टाइम बाद मुझे कुछ फील हुआ और मैंने उसे बाहर निकाला। मेरे हाथ में जो ग्लो कर रहा था वो एक लेवल 3 मैजिक स्टोन था। इसका मतलब था कि मैं स्किल एवोल्यूशन से सिर्फ 2 कंडीशंस दूर था। लेकिन अब जबकि मैं एम्प्रेस के साथ टीम में था तो मैजिक स्टोन उसका भी हिस्सा होना चाहिए था। ये देखकर एम्प्रेस ने कहा कि उसका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे बिना मैं किल अचीव नहीं कर सकता था। मेरी बात सुनकर एम्प्रेस बहुत खुश लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लूट में उसे मेरी रिकॉग्निशन मिलेगी। उसने भी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसने देखा कि मुझे सच में मैजिक स्टोन की जरूरत है। फिर उसने खुद कहा कि स्टोन को शेयर करने की जरूरत नहीं, बस मैं मॉन्स्टर के बुचर्ड रिमेन्स का हाफ हिस्सा उसे दे दूं। मेरे सरप्राइज फेस को देखकर एम्प्रेस ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा आज की दुनिया में बुचर और ब्लैकस्मिथ स्किल्स वाले लोग सबसे पॉपुलर हैं। अगर आप बुचरिंग से रिवॉर्ड्स नहीं निकाल सकते तो चाहे आप कितने भी मॉन्स्टर स्किल कर लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए तुम्हारा यूनिक बचरिंग स्किल किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने चीता को कट करना शुरू किया, एम्प्रेस ने अपने लोग बुलाए ताकि मटेरियल ले जाने में हेल्प कर सकें। सीन देखकर लीजा ने सोचा कि मुझे एम्प्रेस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। आखिर ऐसी बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ वाले लोग रेयर होते हैं। हालांकि लीसा राइट थी, लेकिन सोशली एंग्शियस होने की वजह से मेरे लिए रिलेशनशिप बनाना अभी भी मुश्किल था। कुछ देर बाद मैंने फाइनली छोटे चीते को पूरी तरह से कट कर दिया। एम्प्रेस के साथ आए लोग कई ट्रक्स लेकर आए थे और उसने सबको मटेरियल लोड करने का इंस्ट्रक्शन दिया। मटेरियल हैंडल करने के बाद एम्प्रेस ने मुझे बहुत थैंक्स कहा कि मैंने न सिर्फ उसे एक्सपीरियंस दिलाने के लिए साथ लिया, बल्कि उसे ह्यूज मॉन्स्टर मटेरियल भी दिया। ये देखकर मैंने कहा कि छोटे चीते को किल करने में उसने भी बहुत मदद की। लेकिन फिर एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए हमारी टीम को डिसमिस करना चाहा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया जो उसे पसंद नहीं आया, लेकिन एम्प्रेस ने कहा मुझे लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो शायद मैं तुम्हें पीछे खींच लूंगी। जब मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारे बराबर होगी तब मैं तुम्हें फिर से टीम इनवाइट भेजूंगी। उसके रियल थॉट्स जानकर मैंने फोर्स नहीं किया और अग्री किया कि फ्यूचर में मैं इस पर जरूर कंसिडर करूंगा। मेरी रिस्पांस पाकर एम्प्रेस ने मेरे कैरेक्टर की बहुत तारीफ की। उसने सोचा कि मैं पहले की तरह प्रिंसिपल्स वाला हूँ। उसी वक्त मैंने भी एम्प्रेस का बढ़ाया हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल हमारी टीम डिसमिस हो गई। हालांकि मुझे अकेले होने की फ्रीडम वापस मिल गई थी, लेकिन एक साथी खोने से मुझे थोड़ा सैडनेस हुआ। फिर भी मैंने एम्प्रेस के चॉइस का रिस्पेक्ट किया। फ्यूचर में जब हम दोनों स्ट्रॉन्गर होंगे तो फिर से साथ काम करेंगे। इस बीच एम्प्रेस के साथ आए लोगों ने कहा कि अब जाने का टाइम है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइव करने वाले थे, एम्प्रेस को अचानक कुछ याद आया। उसने मुझे रोक लिया जब मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था। असल में उसे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रियल नेम चाहिए थे और उसने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। सनसेट में एम्प्रेस को देखकर मुझे लगा कि वो ट्रस्टवर्दी है और लगातार 2 फाइट्स के बाद मुझे लगा कि मेरे दिल में ऑलरेडी आंसर है। फिर मैंने उसे अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोनों देने का फैसला किया। मेरा नाम जानने के बाद एम्प्रेस हैप्पीली बोली कि वो जरूर मुझसे कांटेक्ट करेगी और ये लगता था कि पहली बार मैंने किसी लड़की के साथ नंबर्स एक्सचेंज किए थे। मेरी करंट कंडीशन देखकर लीसा मुझे छेड़े बिना नहीं रह सकी। शाम को मैं फॉर्जिंग वर्कशॉप में वापस आया। छोटे चीते को किल करने और लेवल 3 मैजिक स्टोन पाने के बाद मेरी मार्क्समैनशिप एवोल्यूशन से सिर्फ 2 कंडीशंस बाकी थीं, लेकिन मेरा एसएस लेवल कंफर्ट स्किल अभी भी काफी दूर था, स्पेशली क्योंकि उसमें 500 लीटर ट्रोल ब्लड चाहिए था। अब तक धरती पर कोई ट्रोल नहीं मिला था। फ्यूचर में ट्रोल को एफिशिएंटली किल करने के लिए मैंने लीसा से ट्रोल नॉलेज के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे। उसने बताया कि ट्रोल्स के पास एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिजनरेटिव एबिलिटीज होती हैं। तब मुझे समझ आया कि कंफर्ट स्किल एवोल्यूशन के लिए ट्रोल ब्लड क्यों चाहिए था। शायद ये इवॉल्व हुए कंफर्ट को हीलिंग एबिलिटीज दे सकता है। मेरे अंदाजे को लीसा ने कंफर्म किया और मेरी कंफर्ट स्किल के लिए एंटिसिपेशन और भी बढ़ गई। नेक्स्ट, मुझे अपने स्पीयर को फिर से स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, वरना ये आने वाले मॉन्स्टर्स पर इफेक्टिव नहीं होगा। मैं चाहता था कि लीसा डंजन बनाने में यूज किए जाने वाले कुछ मैजिक स्टोन्स मेरे साथ शेयर करे, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि अनयूज्ड मटेरियल्स हेवन द्वारा रिकॉल हो जाते हैं। मैजिक स्टोन अपग्रेड के बिना मैंने पहले बाकी मटेरियल्स हैंडल करने की सोची, लेकिन मॉन्स्टर का मीट अभी भी टॉक्सिन से भरा लग रहा था और मुझे नहीं पता था इसे कैसे सॉल्व करूं जब तक कि मुझे तुरंत पॉइजन रेजिस्टेंस ना मिल जाए। तभी अचानक हाई टेम्परेचर ने मेरा हाथ जला दिया और मॉन्स्टर का मीट नीचे गिर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इटर्नल फ्लेम एक्चुअली मॉन्स्टर का मीट खाना पसंद करती है। पॉइजन रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद मैं खुद इसका टेस्ट लेना चाहता था, लेकिन लीसा को लगा कि मॉन्स्टर का मीट अब तक रॉटन हो चुका होता है। हालांकि
फ्लेम द्वारा रिफाइंड मीट देखकर मुझे अजीब फील हुआ। फिर इटर्नल फ्लेम के अंदर के मीट पीसेस चेंज होने लगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा चारकोल नहीं बना। फ्लेम द्वारा रिफाइन होने के बाद जो सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। रिफाइंड मीट इलास्टिक और टफ हो गया। मेरे एक्साइटेड फेस को देखकर लीसा क्यूरियस थी कि मैं इसके साथ क्या करने की प्लान कर रहा हूँ। मैंने मीट को हैमर से मारते हुए उसे अपने प्लान्स बताए। ये इटर्नल फ्लेम द्वारा रिफाइन हुआ था, इसलिए इसमें हाई फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं इससे स्लिंग शॉट जैसी कोई चीज बनाऊं तो ये श्योरली इफेक्टिव होगी। फिर मैंने बड़ी मात्रा में मीट फ्लेम में डाल दिया। रिफाइंड मीट को प्रोसेस करते हुए मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्लिंग शॉट ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया, जिसका काम चीते के टीथ हेमो करेंगे। उनकी शार्पनेस बोन्स से कहीं ज्यादा थी। कुछ समय बाद कई बड़े टूथ बॉल्स सक्सेसफुली तैयार हो गए। कई घंटों बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्लिंग शॉट गन भी रेडी हो गई। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर अपग्रेड यूज नहीं कर सका। स्लिंग शॉट बेसिकली कंप्लीट था और रिफाइंड मीट बेस्ट स्ट्रिंग साबित हुआ। ये नया वेपन डेफिनेटली लेथल होगा। बस एक कमी थी कि इसका यूज करना काफी मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ एमो लोड करना ही मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला था। रियल फाइट में इसे लगातार यूज करना अनरियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन एक फाइनल ट्रम्प कार्ड के तौर पर यह परफेक्ट था। लकीली डिवाइन आर्ट्स के बाद स्लिंग शॉट को 20% लोडिंग स्पीड बूस्ट मिला। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस थी, लेकिन लीसा को अभी भी लगा कि स्लिंग शॉट में बहुत फ्लॉज हैं, क्योंकि इसकी लेंथ प्लस टीथ लगभग 3 मीटर थी। हालांकि ये वेपन बेसिकली बड़े मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए था। मैंने छोटे मॉन्स्टर्स के लिए वेपन्स बनाने के लिए चीते की बोन्स यूज करने की सोची। पूरा दिन नए वेपन्स बनाने के बाद अगली सुबह भी मैंने रेस्ट नहीं किया, बल्कि डंजन बनाना कंटिन्यू किया। फेरीज भी अभी अभी अपनी मैजिक पावर रिकवर कर चुकी थी, तो वो सब मेरे डंजन बनाने को देखने आ गए। अब लीसा के पास मेरे बनाए हुए 17 डंजन्स थे। मेरे ट्रैप्स का इफेक्ट देखकर उसने बताया कि मुझे सिर्फ 8 और बनाने की जरूरत है, क्योंकि फेरी रिकॉर्ड से पता चला कि चाहे ड्यूनेंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनकी लिमिट होती है। अगर सारे मॉन्स्टर्स ड्यूनेंस में अट्रैक्ट हो गए तो एक्स्ट्रा ट्रैप्स डिवाइन पावर से क्लैश करेंगे, जिससे धरती पर अनप्रेसिडेंटेड पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे। फिर वो डंजन्स के जरिए और स्ट्रॉन्गर बनेंगे। मैं पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। अगर फेरी लेवल या उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स अपीयर हुए तो शायद धरती का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। यही रीजन था कि लीसा ने कहा कि मुझे सिर्फ 8 और डंजन्स बनाने की जरूरत है। लेकिन पास के मेल फेरी हिल थोड़े इम्पेशेंट लग रहे थे, क्योंकि धरती पर बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स आ रही थीं, और उनकी नजर में इन सारी परेशानियों में सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर मैं ही था। एंजल हिल चाहता था कि लीसा फ्यूचर में मुझे डिसिप्लिन करे, लेकिन लीसा ने उसका विरोध किया, क्योंकि उसे गॉड ने मेरी मदद करने के लिए भेजा था, डिसिप्लिन करने के लिए नहीं। और उसके पास ये डिसाइड करने का और भी कम हक था कि मैं क्या करूं। ये सुनकर हिल खुद को रोक नहीं पाया और लीसा का मजाक उड़ाने लगा, ये सोचकर कि वो बहुत जिद्दी है। जैसे ही उसने ये बोला, डिवाइन पावर धीरे धीरे लीसा के हाथों में इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल डिवाइन पावर की एक लाइट सोर्ड उसके हाथ में अपीयर हुई। लीसा ने अचानक अपनी तलवार हिल की तरफ मोड़ दी। क्लियरली उसे किसी का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। ये देखकर हिल को लगा कि लिसा और भी अनरीजनेबल हो रही है। बाकी 2 फेरीज ने भी लिसा का सपोर्ट कर दिया। उनका कहना था कि हिल को लिसा के मिशन में दखल देने का कोई हक नहीं है, इसके बजाय उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी साथी फेरीज होने के नाते उन्होंने लिसा को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। सच कहें तो फेरीज हमेशा अपने आप को हाई बीइंग्स मानती थीं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े की बारी आती थी तो वो भी आम लोगों जैसी ही लगती थीं। लीसा को ऐसे गुस्से में देखकर मुझे लगा कि शायद हम दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना मैंने सोचा था। खैर, मैटर सेटल होने के बाद वो सब फिर से ट्रैप्स लगाने निकल पड़ी। हमेशा की तरह लिसा मेरे सिर पर कंफर्टेबली बैठी रही। जैसे ही हिल और बाकी फेरीज चली गईं, लिसा सॉफ्टली बोली, मुझे तुम्हें अपना ये दूसरा साइड नहीं दिखाना चाहिए था। मैंने उसे समझाया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूँ तो मुझे उसके डिफरेंट इमोशंस देखना अच्छा लगा, लेकिन लिसा को लगा कि मैं थोड़ा डम हूँ, क्योंकि फेरीज ने तो बहुत पहले ही इंसानों के प्रति ये सारी फीलिंग्स कंट्रोल करना सीख लिया था। फिर भी हिल को देखकर मुझे डाउट हुआ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया हो। यही रीजन लिसा ने भी रिवील किया। असल में हिल मुझसे जेलस था। मेरी स्किल्स और टैलेंट से वो इनसिक्योर फील कर रहा था और वो अपनी इनर इमोशंस दबा नहीं पा रहा था। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए स्टन्ड रह गया। तो क्या फेरीज की नजर में अब मैं नॉर्मल इंसान नहीं रहा? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद लिसा थोड़ी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही है। फिर भी लिसा ने धीरे से कहा, तुम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। वर्कशॉप में वापस आकर लिसा मुझे इस ट्रैप बनाने वाले मिशन को पूरा करने के लिए रिवॉर्ड देने वाली थी। रिवॉर्ड का नाम सुनते ही मैंने तुरंत उसे कहा कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। लिसा ने मेरी शक्ल देखकर नफरत भरी नजर से देखा, क्योंकि जो रिवॉर्ड वो देने वाली थी वो मुझे बहुत शॉक करने वाला था। पृथ्वी पर डिवाइन पावर के उतरने की वजह से कई नई मेटल वेन्स वाले डंजन्स प्रकट हुए थे और वो मुझे उन डंजन्स के लोकेशन देने वाली थी। पहले कभी न मिली धातुओं के बारे में सुनकर मेरी तुरंत इंटरेस्ट जाग गई। सच में
ये बेस्ट रिवॉर्ड था। थोड़ी ही देर बाद हम वर्कशॉप के बाहर आए। पहले की भीड़ के मुकाबले अब यहाँ बहुत सुनसान था। उसी समय लिसा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अर्थ की 1000 साल की स्टिलनेस याद आ रही है। हालांकि सड़कें पहले जैसी ही थीं, लेकिन सिचुएशन अब बहुत अलग थी, क्योंकि पृथ्वी पर अब सिर्फ मैं ही नहीं था, बल्कि इम्प्रेस जैसे कई इंसान थे जो फाइट कर रहे थे। अब मैं अकेला नहीं था। मेरे एक्साइटेड फेस को देखकर लिसा भी मेरे लिए खुश थी। कुछ देर बाद लिसा मुझे एक जंगल में ले आई। आगे जो अजीब रास्ता था वही डंजन था जिसका उसने जिक्र किया था। ये जगह एज कंट्री से ज्यादा दूर नहीं थी और मैं पैदल ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्ट अंदर जाने लगा, ऊपर एक प्रोहिबिशन नोटिस दिखाई दिया। इस डंजन में मिनिमम लेवल 50 की लिमिट थी। ये देखकर मुझे लगा जैसे मेरे साथ मजाक किया गया हो। इस पर लिसा ने कहा, तुम मुझे किस तरह का छोटा इंसान समझते हो? ये सुनकर मैंने घर पर उसकी सारी कमियों की लिस्ट बना दी और लिसा शर्मिंदा और गुस्से में आ गई। लेकिन इस तरह का प्रोहिबिशन उन जैसे हायर बीइंग्स को रोक नहीं सकता था। लिसा ने हल्के से हाथ हिलाया और जो रास्ता अभी तक बंद था वो तुरंत मेरे लिए खुल गया। ये देखकर मैंने लिसा की तारीफ की कि वो मेरी सोच से ज्यादा यूजफुल है, लेकिन मेरी तारीफ उसके कानों को इंसल्ट जैसी लगी। अब मैं सक्सेसफुली रास्ते से अंदर आ चुका था। चारों तरफ देखने पर गुफा में कई रेयर मेटल ओर्स थे। फिर मैंने एक्साइट होकर लिसा से पूछा कि अब आगे क्या करना है। मैंने सोचा था लिसा के पास कुछ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने मेरे लिए एक सेफ्टी हेलमेट निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे लिसा मुझे मिजोर समझकर खुदाई करवाने आई हो। जैसे ही मैंने फावड़ा कंधे पर रखा और मारने की तैयारी की, लिसा ने तुरंत कहा कि असली मेटल बाहर का और नहीं है, असली मेटल तो स्टोन मॉन्स्टर्स के हार्ट्स हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये मॉन्स्टर जैसे दिखते हैं। मैंने सोचा था कि स्टोन मॉन्स्टर्स अचानक मुझ पर एम्बुश करेंगे, लेकिन लिसा ने कहा कि वो हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बोरिंग होने वाला था। अच्छा हुआ कि फॉर्जिंग के टाइम पर मैंने नए टूल्स बनाए थे, जिनमें से एक था हैवी एक्स हैमर। इसे देखकर लिसा ने भी माना कि ये टूल और मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए परफेक्ट है, लेकिन इस टूल में कई फ्लॉज थे। एक बार मुझे रेयर मेटल मिल गया तो शायद मैं इसे फेंक दूं। खुद को रेडी करने के बाद मैंने पूरी ताकत से एक्स हैमर घुमाया। अगले ही पल हार्ड मॉन्स्टर पत्थर के टुकड़ों में टूट गया। मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही नहीं मिले, बल्कि मेरे क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल का लेवल भी अप हो गया। सबसे शॉकिंग ये था कि मॉन्स्टर एक हिट भी नहीं झेल पाया। मॉन्स्टर के टूटने पर जो शाइनी मेटल ब्लॉक्स पीछे बचे वही उनके हार्ट्स थे, और यही इस जर्नी के जरूरी रेयर ऑर्स भी थे। नॉर्मली जब और मॉन्स्टर्स को खतरा महसूस होता है तो वो अपने मेटल हार्ट्स का यूज उस बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में करते हैं जिस पर अटैक हो रहा हो। इसलिए दो लोगों का एक साथ ब्रेन लगाना सबसे इजी तरीका था। हालांकि क्योंकि ओपोनेंट सिर्फ सेकंड लेवल का मॉन्स्टर था, ये मेरे अटैक को बहुत मुश्किल से ही झेल पा रहा था। आगे के टाइम में मैंने लगातार मेटल हार्ट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया और मिला एक्सपीरियंस मुझे लेवल 1 तक अपग्रेड कर गया। लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद इस वक्त मैं बहुत बोर हो चुका था। इस डंजन में न कोई एडवेंचर था, न कोई रोमांच, कुछ भी नहीं। हम गुफा में और डीप गए और जल्दी ही हमारा सामना तीसरे लेवल के एक ह्यूज मेटल मॉन्स्टर से हुआ। ये उन छोटे मॉन्स्टर से लगभग 20 लेवल ऊपर था जिन्हें मैंने पहले मारा था। तो नेचुरली इसकी डिफेंस इतनी इजी नहीं थी कि एक्स हैमर उसे ब्रेक कर सके। लेकिन इस तरह के हाई डिफेंस मॉन्स्टर से निपटने के लिए मेरा नया इन्वेंटेड स्लिंग शॉट गन काम आया। मैंने तुरंत गन को कंधे पर रखा और मेटल मॉन्स्टर के ऊपर जंप कर गया। जब शार्प टूथ बुलेट्स उसके शरीर से टकराई तो पूरी गुफा में क्रैकिंग साउंड गूंज उठी। अगले ही पल बड़ा मेटल मॉन्स्टर भी टुकड़ों में बदल गया। लेकिन उसी टाइम स्लिंग शॉट गन की कमजोरी सामने आ गई। चलाई गई बुलेट जमीन में गहराई तक धंस गईं और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट फोर्स के कारण टूट भी गईं। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं यहाँ बुलेट्स वेस्ट नहीं कर सकता, वरना खत्म होने पर उन्हें रिफिल करना मुश्किल होगा। रिसाइकलिंग और रीयूज के बारे में सोचते हुए लिसा ने फिर भी मुझे पहले मेटल हार्ट्स कलेक्ट करने की सलाह दी। बड़े मेटल मॉन्स्टर्स द्वारा छोड़े गए हार्ट्स ज्यादा स्मूथ और यहाँ तक कि और हार्ड भी थे। लिसा ने कहा कि हालांकि ये सबसे हाई ग्रेड मेटल कोर नहीं था, लेकिन ये करंट अर्थ के लिए काफी था। इतनी रेयर मेटल्स मिलने से मेरी इंटरेस्ट तुरंत और बढ़ गई। लेकिन क्योंकि मैं स्लिंग शॉट गन को अब ज्यादा यूज नहीं कर सकता था, मुझे एक्सन हैमर घुमाना पड़ा और धीरे धीरे खुदाई करनी पड़ी। एक हफ्ते बाद गुफा के मेटल मॉन्स्टर्स लगभग पूरी तरह मेरे द्वारा क्लियर कर दिए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी हाई लेवल मेटल किंग से नहीं टकराया। सारे मेटल हार्ट्स कलेक्ट करने के बाद लिसा और मैं ड्यूनियन से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, सामने के नजारे ने मुझे हैरान कर दिया। पता चला कि जो एंजल्स अंडरग्राउंड सिटी बनाने का काम पूरा कर चुके थे वो वापस आ गए थे और उनके साथ गुड न्यूज भी आई थी। अंडरग्राउंड सिटी के ऑपरेशन से अर्थ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी और सक्सेसफुली अपग्रेड भी पूरा हो गया था। मॉन्स्टर्स भी धीरे धीरे गायब हो रहे थे और अब सिविलाइजेशन का रिवाइवल शुरू हो गया था। कई लोग इन्फॉर्मेशन मिलते ही दूसरी दुनिया से वापस लौट आए थे। हेवंस ने ये भी डिसाइड किया कि अब
दूसरी दुनियाओं के मिशन रिवॉर्ड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे ताकि ह्यूमंस वहां परमानेंट न रुक सकें। इसलिए जब हम अभी अभी लौटे थे, सड़कों पर फिर से वही हस्टल बस्टल वापस आ गया था। ड्यूनन से लौटने के बाद मैं फिर से इक्विपमेंट बनाने में लग गया। मेरे सामने का आर्मर, जिसे स्पेशल मेडल और मेरी टेक्निक्स से एनहांस किया गया था, अब लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुका था। इसमें पावरफुल पैसिव इफेक्ट्स भी आ गए थे। ये देखकर मैं एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह पाया। इसका मतलब था कि जब भी मैं आर्मर पहनकर इनविजिबिलिटी मोड में स्पीयर अटैक करता तो मुझे प्लस 50% अटैक पावर का बोनस मिलता। इसके अलावा इस इक्विपमेंट को फॉर्ज करने के बाद मेरा ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन भी मिथिकल लेवल तक अपग्रेड हो गया। आगे अब वेपन्स की बारी थी और ये समय था स्पीयर को छोड़ने का। मैंने तुरंत उसे पुराने आर्मर के साथ इटर्नल फ्लेम में फेंक दिया। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि इटर्नल फ्लेम ने अपना अपग्रेड पूरा कर लिया है। इटर्नल फ्लेम बहुत हैप्पी भी लग रही थी, लेकिन पूरे दिन बिजी रहने के बाद मैं काफी एग्जॉस्टेड था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि घर जाकर प्रॉपर रेस्ट करूं। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। लिविंग रूम का सीन मेरे लिए नॉस्टैल्जिक था। मेरे पेरेंट्स दूसरी दुनिया से लौट आए थे और मेरी मॉम पहले की तरह ब्रेकफास्ट बना रही थी। मॉन्स्टर्स के मास इन्वेजन के बाद से मैंने बहुत लंबे टाइम तक नॉर्मल फूड ठीक से नहीं खाया था, लेकिन ब्रेकफास्ट के बीच में ही डैड को जल्दी से वर्क पर जाना था। क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, उन्हें अपना प्रीवियस जॉब जारी रखना पड़ा। हालांकि बहुत से लोगों ने मॉन्स्टर हंटर बनने के लिए अपनी जॉब्स छोड़ दी थी, लेकिन डैड अब भी स्टेबिलिटी पसंद करते थे। जाने से पहले मैंने जल्दी से डैड को रोका और उन्हें डिफेंसिव अंडरवेयर पहनाया जो मैंने पहले बनाया था। ये लो लेवल मॉन्स्टर्स के ज्यादातर डैमेज को रोक सकता था। डैड को बाय कहने के बाद मॉम ने कहा कि यूनिवर्सिटीज फिर से खुल गई हैं और पूछा कि क्या मैं स्कूल वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मॉम ने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया और मुझे फोर्स नहीं किया। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैंने मॉम के लिए भी वही डिफेंसिव अंडरवेयर बनाया, लेकिन उनकी इंटरेस्ट मेरे हैवी हैंडबैग में ज्यादा थी। हालांकि बैग काफी हैवी था, इसलिए मैंने वो मॉम को नहीं दिया और इंस्टेड उन्हें एक लाइट पोर्टेबल बैकपैक दिया। घर से निकलकर मैं फिर से वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर एवरीथिंग पूरी तरह रेनोवेटेड हो चुका था। पता चला कि ये गॉड की तरफ से एक रिवॉर्ड था। वर्कशॉप के सारे टूल्स अब हाई लेवल के थे और ये मटेरियल्स तो केवल अर्थ के सेकंड स्टेज में डेवलप होने के बाद ही मिल सकते थे। जैसे ही मैं ब्राइट आईज से उन्हें देख रहा था और लीसा ऑफ गॉड का थैंक्स कर रहा था, लीसा ने कहा कि ये सारे रिवॉर्ड्स नहीं है। फिर वो मेरे पास एक बुक लेकर आई। इसमें पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल थी। ये मुझे लेवल 4 मॉन्स्टर्स के पॉइजन को रेजिस्ट करने में हेल्प करेगी। ये देखकर मैं और भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि फ्यूचर में मैं मॉन्स्टर मीट भी फ्रीली खा सकता था। अब लास्ट रिवॉर्ड बचा था। अर्थ ने अपना एवोल्यूशन पूरा कर लिया था, इसलिए लिसा मुझे उस डंजन का लोकेशन देने वाली थी जहां ट्रॉलर्स दिखाई दिए थे। वो जगह वास्तव में कंट्री एन में थी। लिसा से इन्फो मिलने के बाद मैंने तुरंत टिकट खरीदी और एयरपोर्ट पहुंच गया। मेरी इतनी जल्दी का कारण ये था कि ये मेरी फर्स्ट एयरप्लेन जर्नी होने वाली थी। लेकिन तभी लिसा ने माथा पकड़ लिया और बोली, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गई। उसने कहा कि अर्थ का ऑर्डर अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुका है और अब फॉरेन ट्रैवल के लिए पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। ये तो बेसिक कॉमन सेंस था, लेकिन मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। ये सुनकर मैं शॉक्ड हुआ। फिर धीरे से बोला कि मेरे पास एक और तरीका है, इनविजिबिलिटी इफेक्ट यूज करके चुपचाप पार करना। जैसे ही मैंने सोचा कि एयरपोर्ट में कोई भी मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मैं खुशी खुशी प्लेन में सवार हो गया। सीट पर बैठने तक मुझे क्लियर हो गया कि मॉडर्न सर्वेलेंस इनविजिबिलिटी स्किल को डिटेक्ट नहीं कर सकती। मेरे बगल में बैठी यंग वुमन कुछ ड्रिंक्स पुश कर रही थी। मैंने बेशर्मी से एक बोतल उठा ली। इससे वो शॉक रह गई, समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। और इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। मैं यहाँ एक छोटी सी माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने लड़कियों को लव यू बोल दिया था। असल में तो मुझे कहना चाहिए था आई लव यू गर्ल्स। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए अपने फेवरेट वर्ड एल के भी कमेंट करना मत भूलना।